नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय की प्रमुख हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य हैं सूचीबद्ध। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। चीन सहित दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी गई वृद्धि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड के संबंध में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने राज्यों को कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में रविवार तक घने कोहरे की दी गई चेतावनी। प्रदेश के परिवहन निगम ने कोहरे की स्थिति में रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के न चलाने का लिया फैसला। और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। शराब के विनिर्माण और बिक्री के लिए संभावित स्थानों पर ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस रख रही है निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 चर्चा पारित कराने के लिए प्रस्ताव करेंगे। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू नरीसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में कल हंगामा देखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर में दिए गए बयान पर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा है और वो अपनी बात पर कायम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मांग की है कि जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगते उन्हें सदन में आने की अनुमति न दी जाए। मामला गंभीर होता दिख रहा था, जिसमें सभापति ने हस्तक्षेप किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे न केवल कांग्रेस अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं। लेकिन सोमवार को अलवर में उनके दिए एक बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। मंगलवार को जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उनके बयान की गूंज यहां भी सुनाई दी। समूचे सत्ता पक्ष ने बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सदस्यों ने खड़गे से माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मांग की कि जब तक खड़गे माफी नहीं मांगेंगे उन्हें सदन में रहने की अनुमति न दी जाए। इस पर खड़गे ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वे अपनी बात पर कायम हैं। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जो मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के रवैये पर नाराजगी जताई और कार्रवाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने चेताया कि इस तरह का व्यवहार आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है। क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। सो आई वुड टेक वेरी स्ट्रांग व्यू ऑफ एवरी मेंबर। तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों ने भी खड़गे के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए खड़गे से माफी की मांग की। ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं
तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में सभी लोग रहे हैं और खड़गे जी के बयान से हम सहमत नहीं है। ये उसका हम विरोध करते हैं और इसी तरह की बयानबाजी किसने नहीं करनी चाहिए। जिस भाषा का प्रयोग खड़गे जी ने किया है उससे नकली गांधी तो प्रभावित और प्रसन्न हो सकते हैं, पर देश की जनता उनसे ना प्रसन्न होती है और ना ही प्रभावित होती है, बल्कि इस सब भाषा का जो जवाब है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और समय आने पर पूरा जवाब भी देगी। कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करते हैं। हम देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हमारे को कोई सर्टिफिकेट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पूरी तरह से आक्रामक है और बिना माफी के वो उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कहा यह जा रहा है कि चीन में अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड संक्रमित शवों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है क्योंकि चीन की राजधानी में वायरस तेजी से फैल रहा है। महामारी प्रतिबंधों में अचानक ढील के बाद चीन में हालात बेकाबू हो रहे हैं। बीजिंग में सोमवार को 2 लोगों की जान जाने के बाद मंगलवार को कोविड-19 से 5 और लोगों की मौत हो गई। हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों के ये आंकड़े चीन में फैले इस संक्रमण की कहानी को बयां कर रहे हैं। हालांकि चीन के आंकड़ों पर संदेह है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रसार व्यापक है। चीन ने 7 दिसंबर को नागरिकों के अनिवार्य परीक्षण की शर्त को भी हटा दिया है। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं, जबकि कई लोग स्वतः लगाए गए लॉकडाउन में चले गए हैं। आपूर्ति सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। इस बात के संकेत है कि वायरस चीन की नाजुक स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। शहरों में गहन चिकित्सा इकाइयों के विस्तार करने के साथ ही क्लिनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि वायरस के म्यूटेट होने की संभावना है क्योंकि ये चीन में फैला है। चीन की जीडीपी के आकार को देखते हुए, चीन की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए वायरस से होने वाली मौत बाकी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका टीके के प्रावधान और वायरस के तीव्र चरण से उबरने में देशों की मदद करने में दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि चीन में भी जल्द ही ऐसा ही होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सॉ स्वी हॉक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में शोध के वाइस डीन एलेक्स कुक का कहना है कि किसी दूसरे देश में महामारी की हर नई लहर नए स्वरूप का जोखिम लाती है। चीन में जो जोखिम है वो बहुत बड़ा है और वर्तमान में इसका आकार बड़ा है। दवा की दुकानों में दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में आम नागरिक एक दूसरे की समय पर मदद करने के लिए आगे आए हैं। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के सुजो शहर में एक फार्मेसी मालिक ने अपने स्टॉक से इबुप्रोफेन मुफ्त में दिया। लागत लगभग 2000 युआन है। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, पैसा मायने नहीं रखता। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में 60% लोग, जो कि दुनिया की 10% आबादी के बराबर हैं, आने वाले महीनों में संक्रमित हो सकते हैं और 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने को कहा है। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश ने इसकी रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यों को सभी पॉजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसका पता चले कि कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज इस संबंध में एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 95 रोगियों की जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भेजे गए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 3 नए रोगी मिले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की 17 लैब है जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह का मौसम कल के मुकाबले साफ रहा, लेकिन 2 दिनों से घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखी 5 डिग्री सेल्सियस, और ये माना जा रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने 2 दिनों के लिए जो शीतलहर है उसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रदेश भर में 21 से 25 दिसंबर तक कोहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कोहरे के चलते बसों के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। कोहरे के कारण हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि मार्ग पर कोहरा पाया जाएगा तो बसों को मार्ग में पड़ने वाले बस स्टेशनों, ढाबा, थाना, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा पर कोहरा कम होने तक खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निर्णय क्षेत्रीय प्रबंधक स्थानीय स्थिति के अनुसार करेंगे। कोहरा छटने के बाद ही बसों का संचालन पुनः किया जाएगा। लगभग 1 माह तक कोहरे के दृष्टिगत बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। परिवहन मंत्री के निर्देश मिलने के उपरांत परिवहन निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्णय लिया गया है। यात्रियों, चालकों, परिचालकों के लिए स्टेशनों पर ठहरने, अलाव, शौचालय, साफ सफाई, सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय उपलब्ध कराएंगे। बस स्टेशनों पर स्थित कैंटीन स्टॉल रात दिन खुले रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच भी की जाएगी। इस संबंध में एमडीए परिवहन निगम द्वारा सभी क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बताया कि बसों का संचालन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि इसी दौरान कोहरा पड़ता है। यदि कोहरा नहीं है तो बसें संचालित होंगी या कोहरा खत्म होने पर बसें गंतव्य को जाएंगी। ये निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कोहरे के कारण सोमवार को प्रदेश में कई हादसे हुए थे, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं लखनऊ से अपने संवाददाता विकास सिंह के साथ। विकास, मौसम विभाग ने जो है वो आने वाले समय में बढ़ती ठंड को देखते हुए किस प्रकार की चेतावनी जारी की है और सरकार के द्वारा ठंड को देखते हुए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? विकास जी बिल्कुल दीपाली, आपने जैसा कि बताया कि सरकार के द्वारा परिवहन निगम की बसों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि रात में संचालन अब नहीं किया जाएगा अगर घना कोहरा है। इसके साथ ही बसों का ठहराव निश्चित किया जाएगा और वहां पे पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाए। स्थानीय जो निकाय हैं वो अलाव की पर्याप्त व्यवस्था करें, ऊनी कंबल का वितरण हो, कपड़ों का वितरण हो वहां पर। इन सब चीजों की तमाम व्यवस्थाएं के लिए निर्देश जारी किए हैं। आने वाले रविवार तक मौसम ऐसा ही रहेगा, कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और तराई बेल्ट में आज भी, लखनऊ में तो हालांकि मौसम साफ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के जो जनपद है वहां पे आज भी घना कोहरा छाया रहा और आने वाले समय में अभी संभावनाएं बनी रहेंगी। इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको बताएं दीपाली कि क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे अन्नदाता किसान पर हमारे, क्योंकि समय आ रहा है, ये खेती का समय आ रहा है, कृषि का समय आ रहा है, तो इसमें उन पर क्या ये मौसम प्रभाव डालेगा, इसको बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश दुबे जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या ये मौसम क्या प्रभाव डालता है, हमारे अन्नदाता को किस बात से सचेत रहना चाहिए, क्या कीटनाशक का प्रयोग करने की जरूरत है? देखिए किसान भाई, इस मौसम में जब टेम्परेचर जो है न्यूनतम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आता है तो फसलों में पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर जो दलहनी, तिलहनी और सब्जियों की फसलें हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखते हुए
अपने खेत की तत्काल, जो भी किसान भाई इस समय सिंचाई न किए हों, विशेषकर जो दलहनी फसल है, अगर ये फूल दिखाई पड़ रहा हो कहीं पे तो सिंचाई अवश्य कर दें। इससे पाले का प्रभाव, वहाँ का सिंचाई करने से जमीन का तापमान बढ़ जाता है तो पाले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और विशेषकर जो किसान भाई आलू की फसल किए हैं, विशेषकर पाला जो है आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये फसल, ये जो मौसम है, फायदा किन फसलों को करता है, क्योंकि किसानों को ठंड का इंतजार भी रहता है। किसानों को ये सबसे ज्यादा फायदा यह मौसम गेहूं की फसल को करता है, क्योंकि जितना ज्यादा ठंड पड़ती है गेहूं में उतनी ही ज्यादा टिलरिंग होती है। तो किसान भाई जो भी गेहूं में सिंचाई न किए हों, गेहूं में सिंचाई कर दें। और विशेषकर सब्जियों की फसल में अगर आपके पास पुआल है तो 2 कतारों के बीच में आप मल्चिंग कर दें। तो पुआल की मल्चिंग कर देंगे तो वहाँ का तापमान आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, पाले का असर कम दिखाई पड़ेगा। और साथ ही किसान भाई बचाव के लिए 2 से 2.5 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे तो इससे जो है फफूंदनाशक बीमारी से भी बचाव होगा, साथ ही पाले से भी बचाव होगा। आप लोगों का क्या अलर्ट है? मौसम विभाग की क्या संभावना है? मौसम विभाग की संभावना है कि 25 तारीख तक जो है येलो अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी है। और किसान भाई विशेषकर सुबह के समय जो है अपने खेतों में न जाएं, हल्की धूप निकलने के बाद ही जाएं। और जो भी दवाओं का छिड़काव करना है, चाहे वो खरपतवारनाशी है या फफूंदनाशी है, वो धूप निकलने के बाद ही करें, क्योंकि उस समय रंध्र बंद रहते हैं। जब धूप नहीं खिली होती है तो आपके दवा डालने का फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब धूप निकलती है, स्टोमेटा खुलता है, तभी फसलें जो है दवाओं को अवशोषित कर पाती हैं, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर अखिलेश दुबे ने कि किसान किस तरीके से अपनी फसलों को कम नुकसान हो और अधिक उनका उत्पादन हो, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। हालांकि उन्होंने सुबह खेत में न जाने की जो बात कही है दीपाली, ये आम लोगों के लिए भी है, खासतौर से जो सुबह टहलने जाते हैं उनके लिए इस सर्दियों के मौसम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 20% सांस के मरीजों की संख्या ओपीडी में बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं जो लोग बुजुर्ग हैं, जो सांस के मरीज हैं, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उन लोगों को इस मौसम में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। ये मौसम जो ठंडियों भरा आ गया है। जी दीपाली। जी विकास, बहुत सही कहा आपने कि मौसम विभाग ने जो है चेतावनी मौसम को लेकर जारी की और आने दिनों में जो है वो ठंड का तापमान जो है मौसम में और गिरेगा। और लेकिन जो सरकारी तो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों को भी जो है और साथ साथ किसानों को भी एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। विकास, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश में घना कोहरा होने की संभावना जताई है। कोहरे के कारण यातायात पर प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते रेलवे ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन ने सुरक्षा के विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा ने बताया कि रेल यात्रा को कोहरे के दौरान सुरक्षित रखने के लिए ट्रेन में सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही तमाम विशेष उपाय भी किए जाते हैं। कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा फॉग प्रिपेयर्डनेस जो है इंटेंसिव स्तर पर की जाती है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जारी किए जाते हैं। फॉग सेफ डिवाइस जो है सभी ट्रेन्स में, हमारी जितनी भी पैसेंजर और गुड्स ट्रेन्स हैं उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। टोटल 539 जो हैं FSD उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें जो लोको पायलट है उसको पता चल जाता है कि आगे जो सिग्नल आ रहा है उसकी क्या पोजीशन है, कितनी डिस्टेंस पे वो जो सिग्नल है वो उपलब्ध है। इस तरीके से जो लोको पायलट्स हैं वो और ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, सतर्क होकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है इंटेंसिव कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें GPS जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है पेट्रोल मैन को उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उसकी भी मॉनिटरिंग हो सके कि पेट्रोल मैन जो है सतर्क है और बहुत अधिक विजिलेंट होकर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इसका भी पता लगाया जा सके। और जो है इसमें काउंसलिंग की जाती है। जो भी हमारा स्टाफ रहता है, ट्रेन रनिंग से रिलेटेड जितने भी स्टाफ हैं, लोको पायलट्स हैं, हमारे ट्रेन मैनेजर्स हैं, उनकी रेगुलर काउंसलिंग की जाती है। और जो इंटेंसिव हमारा फुट प्लेट इंस्पेक्शंस रहते हैं, नाइट इंस्पेक्शन के शेड्यूल्स रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है।
उन्होंने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेन की स्थिति, उनके समय की पूरी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 139 से ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी यात्रीगण रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी 139 नंबर पर ले सकते हैं। साथ ही किसी भी सुविधा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्टेशंस पे वेटिंग हॉल रहते हैं, जिसमें जो है पैसेंजर्स अगर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, ठंड हो रहा है, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। पैसेंजर्स के लिए केवल एक अनुरोध है कि 139 जो हमारी सिंगल हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उसका प्रयोग करें। फॉग में क्योंकि ट्रेनें लेट हो सकती हैं, पंक्चुअलिटी प्रभावित हो सकती है, तो 139 पर स्टेशन पर आने से पहले पता लगा लें कि उनके ट्रेन जो है कितनी लेट चल रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक और विराम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। जिले के एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर कच्ची और अवैध शराब की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने गढ़ मुक्तेश्वर में ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर गश्त की जा रही है। थाना सिंभावली, गढ़ मुक्तेश्वर और बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा शराब के विनिर्माण और बिक्री के संभावित स्थानों तथा जंगलों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी शराब माफिया अवैध तरीके से शराब बनाकर क्षेत्र में न बेच पाए। तीर्थ नगरी में अवैध शराब पर रोक लगने के बाद जनता को भी राहत मिलेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हापुड़ के निर्देशन में अवैध शराब के विनिर्माण व बिक्री पर रोक लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान में थाना गढ़ मुक्तेश्वर, थाना सिंभावली तथा थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा शराब के विनिर्माण व बिक्री के संभावित स्थानों तथा जंगल और खादर क्षेत्रों में प्रभावी गश्त व चेकिंग के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। अवैध शराब के कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने व पूर्व में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहे एवं जेल गए अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं हापुड़ में मौजूद हमारे संवाददाता परवेज अली के पास। परवेज, आपके जिले में ड्रोन के माध्यम से अवैध शराब निर्माताओं पर की जा रही निगरानी किस तरह से कारगर सिद्ध हो रही है और पिछले 24 घंटों में जिले में छापेमारी की क्या स्थिति है? परवेज जी, दीपालाई सिंह जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट जारी है, उसी को ध्यान में रखते हुए हापुड़ पुलिस कप्तान और पुलिस प्रशासन द्वारा जो है ये अभियान चलाया गया है। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कप्तान दीपक भूकर के मार्गदर्शन और गढ़ सीओ स्तुति सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई हैं, जो टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। जितने भी शराब माफिया हैं उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। कुछ जगह इस तरह की होती थी जहां पर पुलिस का जाना संभव नहीं होता था, क्योंकि जितने भी शराब माफिया थे वो अपने भट्टियों के ठिकानों को ऐसी जगह छुपा कर रखते थे जहां पुलिस ना पहुंच पाए। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस बार ड्रोन कैमरे की मदद से उनको चिन्हित किया है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से वहां तक भी जाया जा सकता है जहां पुलिसकर्मी नहीं जा सकते, क्योंकि गढ़ गंगा क्षेत्र जो है गंगा के किनारे का क्षेत्र है और वहाँ बहुत सारे घने जंगल हैं, जिन जंगलों में पहुंचना पुलिस के लिए संभव नहीं होता था, मॉनिटरिंग करना संभव नहीं होता था। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जो मॉनिटरिंग शुरू की है, तो ड्रोन कैमरों के माध्यम से
चिन्हित कर लिया जाता है कि कहाँ पर शराब की भट्टियां हैं। उसको लेकर कल जो अभियान चला गया उसमें कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और बहुत सारी शराब को कब्जे में लिया गया है। दीपाली सिंह जी। हाँ जी, तो कह सकते हैं कि हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर जो पुलिस द्वारा जो ड्रोन कैमरे के द्वारा अवैध जो शराब के माफिया उन पर शिकंजा कसने की जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो अवश्य कारगर सिद्ध होगी और साथ ही जो बाजारों में अवैध शराब की बिक्री है उस पर भी रोक लगेगी। हमको जानकारी देने के लिए परवेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले समाचारों की ओर। उत्तर प्रदेश आगामी फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान समेत कई जगहों पर रोड शो किया है। यमुना अथॉरिटी प्रदेश में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए सेक्टर 7 में 1000 एकड़ जमीन पर कोरियन और जापानी सिटी बसाने की योजना तैयार कर रही है। 500 एकड़ में कोरियन और 500 एकड़ में जापानी सिटी बनाने वाली सिटी की खासियत ये होगी कि यहाँ का परिवेश हूबहू जापान और कोरियन सिटी जैसा होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए अगले 2 महीनों में 1190 एकड़ जगह का अधिग्रहण किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से सटा हुआ यमुना अथॉरिटी का सेक्टर 7 इसके लिए चयनित किया गया है, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, जहां पर जापान और कोरिया देशों से आने वाले इन्वेस्टर अपने इंडस्ट्रीज के साथ साथ अपने लिए डेडिकेटेड सिटी भी बसा सकेंगे। जापान और कोरिया में रोड शो किया गया और वहां पर लोगों ने, इंडस्ट्री ने राजस्थान की तरह जहां का उनका डेडिकेटेड टाउनशिप है, एक जापानीज टाउनशिप है हरिको के इंडस्ट्रियल एरिया में, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के एक औद्योगिक शहर को बसाने के लिए, औद्योगिक टाउनशिप को बसाने के लिए मांग रखी थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 स्वीकार कर लिया है और 5-5 एकड़ में कोरिया के टाउनशिप और एक जापानीज टाउनशिप दोनों बसाई जाएंगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप होंगी जिसमें इंडस्ट्री भी होगी, रेजिडेंशियल भी होंगे, ग्रुप हाउसिंग भी होंगे, कमर्शियल भी होंगे, स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे और फैसिलिटी भी होगी। यानी हर तरह से अपने आप में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा जहां घर भी बन सकेगा, माल भी, खाना भी, अपनी स्कूल भी, जापानीज या कोरियन स्कूल भी बन सकेंगे तथा हॉस्पिटल भी रहेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए पर्यटन में अभी तक 249 करोड़ रुपए के निवेश के करार से इसकी शुरुआत हुई है। प्रयागराज में वर्ष 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ को लेकर अभी से निवेशकों के अंदर निवेश की रुचि दिखने लगी है। प्रयागराज कुंभ 2019 का प्रदेश सरकार ने जिस भव्य और दिव्य अंदाज में आयोजन किया, उससे त्रिवेणी की पावन भूमि पर 24 करोड़ से अधिक लोगों का यहां आगमन हुआ था। 2025 में प्रयागराज के आगामी महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। आगंतुकों की ये संख्या अपने साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं भी साथ लाएगी। प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति अनुमन्य प्रोत्साहन के लिए 22 नई गतिविधियों को जोड़ा गया है, जिसमें वेलनेस रिसोर्ट, हेरिटेज होम स्टे, बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, इको टूरिज्म की इकाइयां, कारवां टूरिज्म यूनिट, प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा, धर्मशालाएं, ऑल वेदर सीजनल कैंप, जलाशय, झील, वेलनेस टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म शामिल हैं। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य हैं सूचीबद्ध। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। चीन सहित दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी गई वृद्धि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड के संबंध में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने राज्यों को कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में रविवार तक घने कोहरे की दी गई चेतावनी। प्रदेश के परिवहन निगम ने कोहरे की स्थिति में रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के न चलाने का लिया फैसला। और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा। शराब के विनिर्माण और बिक्री के लिए संभावित स्थानों पर ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस रख रही है निगरानी।